हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 10th ऑफ अगस्त। 10 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे हाल ही में हमारी कंट्रीज़ ने किसी न किसी देश से एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स मंगवाया अपनी सेना में शामिल करने के लिए। हम पहले बात करेंगे लेटेस्ट हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट्स विद कंट्रीज़। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राफेल की। तो राफेल कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से। बेसिकली आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे राफेल बना है फ्रांस में, ठीक है, और मिराज 2000 बना है फ्रांस में। तेजस हमारे इंडिया का है खुद का। सुखोई Su-30 रशिया का है। सुखोई 30 MK रशिया का है। बात करें मिग-29 रशिया का है। मिग-21 रशिया का है। जैगवार फ्रांस और यूके का है। इसी तरह अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर्स की, तो देखिए अपाचे AH-64E यूएसए का है। MH-60 रोमियो यूएसए का है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूएसए के हैं। ध्रुव हमारे इंडिया का है। रुद्रा हमारे इंडिया का है। चीता फ्रांस का है। चेतक फ्रांस का है। कामोव रशिया का है। ऊपर हमने बात करी है एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स की कि वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है क्योंकि आज मंडे है और मंडे की वीडियो में हम संडे के करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं और मंडे के भी। इसलिए पहले से ही मन बना के बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, थोड़ा टाइम लेके बैठिएगा वीडियो देखने के लिए। ठीक है। बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो हमने क्या किया है, आज एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर डिस्कस करें। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, झेलम नदी। देखिए, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग या बेरीनाग झील से होता है। लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है। देश भारत और पाकिस्तान में बहती है। नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र है। मुहाना इसका चिनाब नदी। सहायक नदी है किशनगंगा। और इस पे पुल कौन कौन से हैं? जीरो ब्रिज, झेलम ब्रिज, कोहाला ब्रिज, अब्दुल्ला ब्रिज। और परियोजना, अगर इस नदी पे कोई परियोजना की बात करें तो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और शहर में कौन कौन से गुजरती है ये? श्रीनगर, बारामुल्ला, मुजफ्फराबाद और मीरपुर जंग। ठीक है। ये हमने बात करी है कौन सी नदी के बारे में? बताइए कौन सी नदी की? हमने बात करी है झेलम नदी के बारे में। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मन बना के बैठिए, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय में जल संसाधन सूचना प्रणाली मीन्स WRIS का एक नया संस्करण लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने इसका क्या किया है? एक नया संस्करण लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए, जनता के लिए खुली और वेब पोर्टल www.indiawaste.government.in ये वेबसाइट है के माध्यम से पहुंची जाने वाली इस प्रणाली में जल संसाधनों से संबंधित जानकारी शामिल है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने जुलाई 2019 में पहला संस्करण लॉन्च किया था। ये हमने बात करी है जल शक्ति मंत्रालय के बारे में। वैसे हम इस प्रणाली को बोलते हैं भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। इसका आयोजन किया गया है किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज यू नो दैट हमारे करंट अफेयर्स भी जो हमारे MCQ होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा जल शक्ति मंत्रालय, लेकिन जो हमारे MCQ जो हैं हमारे ऑप्शंस में भारतीय रेलवे, केमी कामत समिति और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है। इनसे भी कोई ना कोई न्यूज़ है, इसीलिए ये ऑप्शन में है। स्टार्ट करते हैं हमारे ऑप्शंस को डिस्कस करना। देखिए, बात करें अगर भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे ऑप्शन में क्यों है? देखिए, भारतीय रेलवे ने OHE निरीक्षण ऐप पेश किया है। एक ऐप का निरीक्षण किया है, उसको पेश किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। OHE नामक एक एप्लीकेशन का। इस ऐप की मदद से रेलवे ट्रेन में देरी आने वाली समस्या का जल्द पता लगाएगा और इसे जल्द से जल्द ठीक करवाएगा।
ये ऐप किस में हेल्प करेगा? जब ट्रेनें लेट हो जाती हैं उनके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करेगा और उनसे ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर बात करें हम केवी कामत समिति की, तो देखिए हाल ही में नामों की घोषणा की है। किसके नामों की घोषणा की है? आरबीआई ने केवी कामत समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की है। समिति केंद्रीय बैंक के वित्तीय मापदंडों पर सिफारिशों प्रस्तुत करेगी और केवी कामत ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के वह पूर्व प्रमुख हैं। ठीक है, बात करिए हमने केवी कमेटी के बारे में। ठीक है, और आरबीआई ने कामत कमेटी के सदस्यों की घोषणा की है। तो आरबीआई का, आप मुझे आरबीआई का हेडक्वार्टर, उसके स्टैब्लिशमेंट डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके हेड कौन है? जो हेड हैं वो कौन से नंबर के हेड है? फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट और गेट्स फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। तो सीरम इंस्टीट्यूट और गेट्स के बीच क्या समझौता हुआ है? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। फाउंडेशन भारत और निम्न और मध्य आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 100 मिलियन खुराक बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 150 मिलियन का जोखिम रहित वित्त पोषण प्रदान करेगा। आपको पता चल गया होगा इन दोनों के बीच किसको लेकर समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है। डिस्कस करते हैं सर्ली एंड ग्रेव, ओवेल कोएन और नरेंद्र मोदी। देखिए, हम बात करते हैं सर्ली एंड ग्रेव के बारे में। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, और ये थी कौन? ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता साहित्य लेखक थी। ठीक है, ग्रेव ने अपनी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए 1965 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था और उनके 6 उपन्यास और 4 लघु कहानी संग्रह डीप साउथ में न्यू ऑरलियंस और उत्तर लुसियाना के अल्बामा में सेट किए गए थे। ठीक है, ये क्या थी? एक लेखकार थी, साहित्य लेखकार। एन ग्रेव को याद रखना। अगर हम बात करें ओवेन कोयल की, हमारे ऑप्शन में थे, तो ये कौन है? जमशेदपुर एफसी। ओवेन कोयल बने मुख्य कोच। क्या है ये? देखिए, जमशेदपुर एफसी ने आगामी स्तर में अपनी इंडियन सुपर लीग यात्रा के लिए ओवेन कोयल को चुना है। पिछले सीजन में टूर्नामेंट के बीच में लड़खड़ाती चेन्नईयन एफसी के कोच के रूप में पदभार संभालने और अंतिम तक पहुंचने में मदद करने के बाद स्कॉटिश कोच प्रसिद्ध हुए। तो इनको हाल ही में ओवेन कोयल को क्या चुना गया है? जमशेदपुर एफसी के मुख्य कोच। इसी के साथ हम हमारे लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने 8 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। गांधी को श्रद्धांजलि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल 2017 को की थी। केंद्र में डिजिटल और आउटडोर प्रतिष्ठानों का एक संतुलित मिश्रण स्वच्छता और संबंधित पहलुओं पर सूचना, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेगा। ये थी न्यूज़ प्रधानमंत्री से रिलेटेड, नरेंद्र मोदी जी से। और क्या न्यूज़ है उनसे रिलेटेड? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक घर मंजूर। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
10 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। 7 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति के 51वीं बैठक में इन मकानों को मंजूरी दी गई। इसके साथ योजना के तहत मंजूर घरों की कुल संख्या अब 1,12,00,000 की स्वीकृत मांग के मुकाबले 1,06,00,000 है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी लास्ट आज की न्यूज़ है जो रिलेटेड करती है उनसे। पनडुब्बी ओएफसी का उद्घाटन किया है उन्होंने। क्या है पनडुब्बी ओएफसी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2020 को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के देश को जोड़ने वाले पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी का उद्घाटन और समर्पण करेंगे। ठीक है, पनडुब्बी केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमाटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। ये तेज और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं को सक्षम करेगा। सो ये बात थी पनडुब्बी ओएफसी के बारे में। और हमने डिस्कस करें नरेंद्र मोदी से रिलेटेड 3 न्यूज़ और हमारे बाकी 3 ऑप्शंस को। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए किस कंपनी के साथ सौदा स्थगित किया है? सो ये सौदा स्थगित क्यों किया है? जैसे स्पॉन्सरशिप करते हैं, जिसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो ये किसके साथ किया है? वीवो के साथ। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है, ने आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। वीवो 2020 के लिए आईपीएल से नहीं जुड़ेगा। वीवो ने 2190 करोड़ रुपए की कथित राशि के लिए 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए आईपीएल का टाइटल प्रायोजित प्राप्त किया था। 2020 के लिए आईपीएल को यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, सो हाल ही में बात करते हैं। सो बीसीसीआई ने किसके साथ अपना सौदा स्थगित कर दिया गया है? वीवो कंपनी के साथ। आगे बढ़ते हैं, हमारे बाकी ऑप्शंस एयरटेल, एसबीएम बैंक और अदानी गैस। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारतीय एक्सा ने समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा ने क्या करा है? समझौता किया है। तो देखिए, घोषणा की है कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में अपने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए शॉप इंश्योरेंस की पेशकश करेगा। स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज नीति आग और संबंधित खतरों के कारण दुकान के अंदर संपत्ति के नुकसान के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा एयरटेल पेमेंट बैंक और एक्सा ने क्या साझेदारी की है, क्या समझौता किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन की, तो देखिए, अदानी गैस ने बोर्ड में दूसरे सदस्य को शामिल किया है। अडानी गैस ने अपने बोर्ड में टोटल एसए इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी और पावर हेड को शामिल किया है। टोटल ने भारत में संयुक्त रूप से डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कारोबार का विस्तार करने के लिए अडानी गैस में 37.4% की हिस्सेदारी हासिल की है। गैस रिन्यूएबल्स और पावर के लिए टोटल इंडिया के उपाध्यक्ष जोस इग्नासियो सेंच बोर्ड में होंगे। इससे पहले टोटल एसए के इंडिया हेड एलेक्सिस थेलेमैक को बोर्ड में शामिल किया गया था। ठीक है, सो ये बात थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले हमारा एक ऑप्शन रह गया है एसबीएम बैंक। तो एसबीएम बैंक ने इंस्टारैम के साथ सहयोग किया है। एसबीएम बैंक इंडिया ने वैश्विक फिटनेस प्लेटफॉर्म नियूम के तहत उपभोक्ता और एसएमई ब्रांड इंस्टारैम के साथ भागीदारी की है। ये भारत से मौजूद विदेशी प्रेषण सेवा की पेशकश में सुधार करेगा, जिसमें नए विदेशी प्रेषण कॉरिडोर की शुरुआत, विदेशी से लेनदेन के लिए, लेनदेन की आपूर्ति के लिए और आवर्ती में वृद्धि, वितरण समय में वृद्धि आदि शामिल है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए किस देश के सांसद को एक पुरस्कार से नवाजा है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की के सांसद को अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए एक पुरस्कार से नवाजा है। कौन सा पुरस्कार है, बात करते हैं। देखिए, तुर्की सांसद को पुरस्कार देगा पाकिस्तान
पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा। राष्ट्रपति श्री आरिफ अलवी देश के स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को सितारे कैद आजम पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाहीन पाकिस्तान तुर्की मंत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन। तुर्की सांसद को हमने डिस्कस कर लिया। डिस्कस करते हैं चीन, अमेरिका, बांग्लादेश और एक और ऑप्शन है अबू धाबी। तो देखिए, बात करें चीन की, तो भारत चीन ने वरिष्ठ स्तर के सैन्य वार्ता की। क्या वार्ता की उन्होंने? भारत और चीन ने सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए 8 अगस्त 2020 को वरिष्ठ सैन्य स्तरीय वार्ता की है। लद्दाख में 2 घर्षण बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के सवाल पर वरिष्ठ कमांडर स्तर की वार्ता समाप्त होने के 1 सप्ताह के बाद प्रमुख जनरलों के स्तर पर वार्ता हुई है। यह वार्ता DBO, जो दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, दौलत बेग ओल्डी में हो रही है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की न्यूज़ में है, पेंटागन ने यूएलए और स्पेस एक्स को 653 मिलियन दिए हैं। तो हाल ही में अमेरिका वायुसेना ने पेंटागन की अगली पीढ़ी मल्टी बिलियन डॉलर लॉन्च क्षमता कार्यक्रम के तहत संयुक्त सैन्य लॉन्च अनुबंध में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए की फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और एलोन मस्क के स्पेस एक्स को 653 मिलियन दिए हैं। अनुबंध 2022 में शुरू होने वाले लॉन्च सेवा आदेश के लिए है। ठीक है, और यूएलए को लगभग 60% का अनुबंध प्राप्त होगा, जबकि मस्क के स्पेस एक्स को लगभग 40% का प्राप्त होगा। तो इनकी हिस्सेदारी 60-40 होगी। आगे बढ़ते हैं। चीन से एक और न्यूज़ है। क्या है चीन से एक और न्यूज़? चीन ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर दावा किया है। तो देखिए, ये चीज़ें कहीं भी स्टैंड करने वाली नहीं है, बट ऐसा क्यों है न्यूज़ में? देखिए, चीन ने तजाकिस्तान के कर्जग्रस्त एक जगह है, कर्जग्रस्त कर दिया है और अब उसकी भूमि 45% दावा कर रहा है। इसने तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र पर दावा किया है। कर्जग्रस्त कर दिया है, मतलब कर्जग्रस्त मतलब किसी चीज़ पे कर्जा कर देना। ठीक है, और उसने कौन सी जगह को किया है? पामीर क्षेत्र पर दावा किया है। मैंने अभी आपको बोल दिया था कर्जग्रस्त एक जगह है, तो वो जगह नहीं है। ठीक है, जो कि ताजिक क्षेत्र का 45% हिस्सा है। ठीक है, विदेशी क्षेत्रों पर दावा करने की अपनी कार्यप्रणाली के साथ बीजिंग ने ऐतिहासिक संशोधनवाद के साथ शुरुआत की है। ये चीन ने क्या करा है? हाल ही में तजाकिस्तान के एक एरिया पर, पामीर क्षेत्र पर अपना दावा किया है और कह रहा है 45% वो मेरा है। नेक्स्ट, सैनिकों के लिए स्मारक करेगा बांग्लादेश। तो स्मारक का निर्माण करेगा बांग्लादेश। 1971 में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण करेगा। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी। ये बात थी बांग्लादेश से। इसी के साथ बात करते हैं तवाजुन की। देखिए, एयरबेस के साथ उपग्रह केंद्र बनाएगा तवाजुन। अबू धाबी राज्य की रक्षा और सुरक्षा इकाई तवाजुन यूएई के ओशियस शहर अल एन में एयरबेस के साथ एक उपग्रह एकीकरण और परीक्षण केंद्र का निर्माण करेगी। केंद्र का इरादा 50 से 250 किलोग्राम वजन के छोटे और मध्यम आकार के संचार, नेविगेशन और हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रहों के घटकों का निर्माण का भी है। इसे 2021 की शुरुआत में खोलने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में दीपांकर घोष ने प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। डिस्कस करते हैं दीपांकर घोष को, मुकेश अंबानी को, नीना राय को और मुकुंद लत को, क्योंकि ये भी करंट अफेयर से ही हैं। देखिए,
बेसिकली दीपांकर घोष है कौन? तो ये एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। ग्रामीण भारत पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित पत्रकारिता वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया पारी को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। बात करें मुकेश अंबानी की, तो फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में रिलायंस के दूसरे स्थान पर है कौन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के तेल टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 पर एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बताया गया है। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक एक वैश्विक धारणा अध्ययन है जो वित्तीय क्षमता के बजाय धारणा की शक्ति के आधार पर PwC की ग्लोबल टॉप 100 कंपनियों की पुनः स्थापना करता है। ठीक है, बात करें इसके 2020 की सूची में एप्पल सीट्स पर रहा है, जबकि सैमसंग तीसरे पर रहा है और दूसरे पे मुकेश अंबानी एक कंपनी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीना राय के बारे में। ये कौन है? ये एक लेखिका है। अमेजिंग अयोध्या नीना राय द्वारा लिखित पुस्तक। अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? राम मंदिर की वजह से। तो राम मंदिर भूमि पूजन के साथ प्रकाशन संस्था ब्लूम्सबरी ने अपनी नवीनतम पुस्तक की घोषणा की जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या से शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी देगी। इसके अलावा यह बुक न केवल हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगा बल्कि पूजनीय राम और सीता के बारे में भी बताएगी। इसके अलावा बात करें पद्मश्री से सम्मानित मुकुंद लत की। मुकुंद लत हमारे ऑप्शन में थे, उनका निधन हो गया है। एक प्रमुख सांस्कृतिक इतिहासकार थे विद्वान मुकुंद लत का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। प्रदर्शन कला पर उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां ए स्टडी ऑफ दलितम, अ ट्रीट्स ऑन द सेक्रेड म्यूजिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, संगीता एक चिंतन, ये सारी इनकी क्या है? प्रसिद्ध काम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हरदयाल प्रसाद को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के। डिटेल में जानते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हरदयाल प्रसाद नए एमडी बने हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हरदयाल प्रसाद को अपना नया एमडी और मुख्य कार्यकारी नियुक्त करने की घोषणा की है, तो याद रखना इनका नाम। आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को, जैसे सोनल वी मिश्रा, सद्या देहलवी और किरेन रिजिजू। देखिए, लेखिका और कार्यकर्ता सद्या देहलवी का निधन हुआ है। प्रख्यात लेखिका और कार्यकर्ता सद्या देहलवी अगस्त 2020 में इनका निधन हो गया है। सद्या, जो शाही समा परिवार से थी, ने उर्दू महिलाओं की पत्रिका बानो का संपादन किया। एक प्रसिद्ध खाद्य पारखी, उन्होंने 2017 में दिल्ली के पाक इतिहास पर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक क्या था? जैस्मिन एंड जीन्स, मेमोरी एंड रेसिपी ऑफ माई दिल्ली, ये था। देखिए, बात करें, ये थी सद्या देहलवी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। बात करें सोनल वी मिश्रा को हाल ही में आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ के। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1998 से आईपीएस अधिकारी सीजी सोनल वी मिश्रा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो उन्होंने हाल ही में महानिरीक्षक आईजी के रूप में नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में थे किरेन रिजिजू। तो किरेन रिजिजू कौन है? हमारे खेल मंत्री हैं। तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एजुकेशन बोर्ड्स CISCE और CBSE के सहयोग से CISCE स्कूलों की शारीरिक शिक्षा PE शिक्षकों के परीक्षण के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम स्कूल जाने वाले बच्चों के रोकने बच्चों को खेलो भारत फिटनेस आकलन पर होगा। कार्यक्रम 2 क्षेत्रों में 2615 CISC स्कूलों में 7500 प्रतिभागियों के लक्षित करेगा।
देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, हमारे टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और अब हम आज 7th क्वेश्चन पे हैं और हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो 7th 8th और 9th इसके साथ हम हमारे 12 करंट अफेयर्स अभी रहते हैं। सो थोड़ा सब्र रखिए, इस वीडियो को पूरी देख लीजिए क्योंकि कल से आपको वीडियो छोटी ही मिलने वाली है। इसमें हम 2 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, इसलिए वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। सो देखिए, हाल ही में LIC ने किसका 4.23 शेयर का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में LIC ने यस बैंक का। देखिए, LIC ने खुले बाजार से शेयर खरीदकर यस बैंक में 5% के करीब हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ताज़ा अधिग्रहण के साथ LIC का स्वामित्व 0.75% से बढ़कर 4.98% हो गया है। LIC ने खुले बाजार से बैंक की 4.23% हिस्सेदारी के लिए 105.98 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इससे पहले यस बैंक ने LIC की 0.75% हिस्सेदारी थी और 19 करोड़ शेयर थे। बात करें हमारे ऑप्शंस की तो सिंपलीनियर और NSDC हमारे ऑप्शन में है। तो देखिए, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की वैश्विक प्रदाता सिंपलीनियर ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के माध्यम से सिंपलीनियर पूरे भारत में सीखने वालों के लिए डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकियों से 1000 से अधिक घंटे की मुफ्त सीखने की कक्षाओं का प्रबंधन करेगा। बात करें NHAI ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने IIT दिल्ली में राजमार्गों के लिए अग्रिम डेटा प्रबंधन प्रणाली पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट, हाईवे नेटवर्क, ट्रैफिक डिमांड और इंसिडेंट मैनेजमेंट आदि पर काम करेंगे। बात करें कैपिटल इंडिया फाइनेंस हमारे ऑप्शन में क्यों है? तो हाल ही में हर्ष बनवाला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 8th क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए किस राज्य में 5% आरक्षण की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। देखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अधिक पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में 1% आरक्षण के बदले के लिए संशोधन की मांग कर रहे थे। अधिक पिछड़े वर्गों में गुर्जर, रायका रबारी, गाड़िया लाहौर, बंजारा और गडरिया शामिल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो हमारे ऑप्शंस में राजस्थान था, राजस्थान को हमने डिस्कस करा। उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में क्या न्यूज़ है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ खुला है? उत्तराखंड में। तो देखिए, केंद्र उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ अपनी 6 साल की लंबी परियोजना सिक्योर हिमालय के हिस्से के रूप में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आजीविका प्राप्त करना, संरक्षण, स्थायी उपयोग और उच्च श्रेणी की हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को फिर से ठीक करना होगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है? उत्तरकाशी वन प्रभाग में खोला जाएगा, उत्तराखंड में। इसके अलावा हमारे ऑप्शन में है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। तो क्यों है? केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के छात्र ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। शिक्षक छात्रों के लिए ऐप पर प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान पोस्ट करेंगे और छात्र ऐप पर उन व्याख्यान तक पहुंच सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी दादरा और नागर हवेली से। इसी के साथ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से क्या न्यूज़ है। तो देखिए, नोएडा को 400 बेड का समर्पित कोविड अस्पताल मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 अगस्त 2020 को नोएडा में कोविड-19 रोगियों के लिए एक समर्पित 400 बेड सरकार अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह सुविधा टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये दोनों फाउंडेशंस हैं, के सहयोग से तैयार हुई है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक नई औद्योगिक नीति अपनाई गई है? तो हाल ही में गुजरात में
एक नई औद्योगिक नीति अपनाई गई है। देखो वैसे मैंने सोचा था कि मैं इनको राज्यों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और लंबी होने का रीज़न कोई ये नहीं है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या फिर कुछ और। लंबी होने का रीज़न ये है कि हमने इतना स्टफ इसमें डिस्कस करा है, इतना मटेरियल हमने डिस्कस करा है, हमने इतना नॉलेज लिया है इस वीडियो से। देखिए, गुजरात सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है क्या? तो देखिए, मुख्य क्षेत्रों और सनराइज क्षेत्रों में 15 रुझान क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। मुख्य क्षेत्र रुझान क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, ऑटो और ऑटो के हिस्से, सिरमिक आदि होंगे। नई समिति पुरानी नीति की जगह लेगी जो 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई है। ये क्या थी? एक नई उद्योग नीति अपनाई गई है गुजरात में। आगे हमारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, कर्नाटका ऑप्शन में है और कर्नाटका से न्यूज़ क्या है? किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। कर्नाटका में काजू अनुसंधान निदेशालय DCR ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों सहित हितधारकों के लिए फसल की खेती, बाजार के आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आने वाले DCR का कश्यू इंडिया ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये न्यूज़ थी कर्नाटका से। कर्नाटका से हाल ही में एक और न्यूज़ है, अपनी तरह की पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब। मतलब कर्नाटका सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा विकसित एक मोबाइल कोविड-19 लैब की शुरू की है। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकरन ने मोबाइल लैब का उद्घाटन किया, जिसमें भारत में पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला होने का दावा किया है। ठीक है, बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली। मतलब उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई। उड़ीसा का देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के गांव है और देश हिंद महासागर क्षेत्र में सम्मान हासिल करने वाला पहला देश है। 2 गांव गंजम जिले के वेंकटापुर गांव और जगत सिंहपुर जिले में नोलिया शाही गांव है। इन दोनों गांवों के पास अब फैसिलिटी है, वहां पे कोई भी चीज़, कोई सी भी आपदा आती है, सुनामी जैसी आपदा, तो वो उससे उनको नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन में दिल्ली था। दिल्ली से क्या न्यूज़ है? दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। इसके तहत सरकार पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन शुल्क और सड़क पर माफ करेगी और राष्ट्रीय राजधानी की नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, नौकरियों को पैदा करना और प्रदूषण स्तर को कम करना है। सरकार 2 पहिया ऑटो ई रिक्शा के लिए 30,000 रुपए तक का प्रोत्साहन देगी। समझ में आ गई होगी दिल्ली सरकार से न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के ऑप्शन में देखिए, सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी। महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। और क्या साझेदारी की है? यह ऑनलाइन सीखने के साथ कक्षा दृष्टिकोण को संयोजित करने वाला प्रौद्योगिकी दिग्गज को मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम तक 2.3 करोड़ छात्रों और शिक्षकों को पहुंचने में सक्षम करेगा। साझेदारी के हिस्से के रूप में गूगल दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए G Suite जैसे शिक्षा, गूगल क्लासरूम और गूगल मीट जैसे मुफ्त टूल देगा। ये थी महाराष्ट्र से न्यूज़। पिछले क्वेश्चन के हमने 5 ऑप्शन थे, 5 डिस्कस करे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेसी कमेटी के बॉम्बे स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 2020 में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए शुरू किया गया था, उसकी विरोध के लिए था। और गांधी ने आंदोलन के दौरान अपना प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था।
ठीक है। सो ये न्यूज़ थी भारत छोड़ो आंदोलन से, इम्पॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करी है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, भारत 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। एक लास्ट न्यूज़ है, आवाज़ ए रोजरी मोबाइल ऐप। क्या है ये? रोजरी के डिप्टी कमिश्नर नज़ीर शेख ने एक मोबाइल ऐप आवाज़ ए राजौरी लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप के लॉन्च से लोक शिकायत तंत्र में सुधार होगा। मुफ्त ऐप नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद मिलेगी और शिकायतों को स्थगित भी ट्रैक करेगा और शिकायत का समाधान समयबद्ध होगा। ऐप को NIC राजौरी की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मैंने कोशिश करी है कि आपका एक भी करंट अफेयर मिस नहीं होना चाहिए, तो मैंने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।